नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस योजना पर इस अवधि में 5,911 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की दी अनुमति। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा, विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ कर सकते हैं 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षण सत्र 2022-23 से राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध सभी राजकीय और निजी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना पर इस अवधि में 5,911 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमता बढ़ाने में इस योजना से मदद मिलेगी। आया हूं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर, भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2,56,000 हुए हैं। जीपीडीपी की संख्या भी बढ़ी है और अब हम सब इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में लगे हैं। पिछले 4 साल में हमने, जैसा मैंने पहले कहा, कि 1,36,00,000 लोगों को ट्रेन किया है और आगे 1,65,00,000 लोगों को इसमें ट्रेन करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटक लागू किए गए हैं और यूजीसी भी इनको कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द ही लागू होंगे। Can do 2 academic programs simultaneously in a physical mode in 2 different universities or in the same university, or the students can do a program in a physical mode in a university. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षण सत्र 2022-23 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य होगा। श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सभी राजकीय और निजी महाविद्यालय राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधीन है और इसे ध्यान में रखते हुए इन महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रदेश के सभी छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री ने सीबीएसई की कक्षा 12 की परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 6 अप्रैल से 6 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन करने और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.qt.samarth.ac.in या जिले की स्कूली शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में संपर्क करने का सुझाव दिया है। देश में इस वर्ष स्थापित होने वाले 9 उड़ान प्रशिक्षण अकादमियों में से लीलाबारी में पूर्वोत्तर के पहले फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी के उद्घाटन के साथ ही पायलट प्रशिक्षण में भारत ने एक नई उड़ान भरी।
इस अकादमी का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पायलट प्रशिक्षण में भारत की पकड़ को मजबूत करने के साथ ही युवा सशक्तिकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस अकादमी का संचालन रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी कर रही है और इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पिछले वर्ष 31 मई को प्रशिक्षण के लिए आदेश जारी किया था। फ्लाइंग अकेडमीज थी 9 और फ्लाइंग अकेडमीज हमने पहले चरण में शुरू की हैं और 75 वर्ष में पहली बार एक फ्लाइंग अकेडमी असम में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे चरण में 15 और फ्लाइंग अकेडमीज हम लोग शुरुआत करेंगे और द्वितीय चरण में तेजू में अरुणाचल में भी एक फ्लाइंग एकेडमी की शुरुआत होगी। फ्लाइंग क्लब जो है रेड बर्ड, वो यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस की 200 आवर्स की फ्लाइंग का ट्रेनिंग देंगे और उनका मकसद है बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेनिंग कराएंगे तो टिल एयरबस या बोइंग 737 पे काबिल बन जाए ऐसे सर्टिफिकेशन के साथ में वो पास आउट करा देंगे। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध होगी और एयरफील्ड हम हमारी तरफ से उपलब्ध उनको करा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है इसमें करीब 8 स्टेट आती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की किसी भी बड़ी एयरलाइन के अंदर कुल मिलाकर 8 पायलट नहीं हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। इसी गैप को कम करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी पायलट शिक्षा देने के लिए रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी लीलाबारी में शुरू करी गई है। यहाँ पर हम आने वाले कुछ समय में सालाना करीब 100 पायलट नॉर्थ ईस्ट के तैयार कर पाएंगे। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च प्राथमिकताओं में से है और उनका मंत्रालय इसी वर्ष देश में 107 अतिरिक्त वाणिज्यिक विमानों का संचालन करने के लिए तैयार है, जिनमें से लगभग 25 विमानों का संचालन अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट हवाई अड्डे पर मंगलवार को पहले डोर्नियर 228 विमान के संचालन का शुभारंभ करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र को देश के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों से भी हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। श्री सिंधिया ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पासीघाट हवाई अड्डे के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है और इसके अलावा सरकार तेजू हवाई अड्डे के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 70 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में एयर कनेक्टिविटी के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जिसमें से 227 करोड़ रुपए अरुणाचल प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए उपयोग किया जाएगा। रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे और जो मेरा अरुणाचल उगते सूरज का आंचल है, उस उगते सूरज के आंचल में रोजगार की प्रगति और विकास की का पहिया, अधोसंरचना के पहिए के साथ साथ मेरा अरुणाचल प्रदेश राष्ट्र और विश्व के पटल पर उभरने का कार्य करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आजकल के जमाने में विश्व भर में नागर विमानन क्षेत्र केवल कनेक्टिविटी का एक पहलू नहीं है। नागर विमानन क्षेत्र आर्थिक प्रगति का इंजन बन चुका है। एक जमाना होता था पेमा जी कि जब मांग उठती थी एयरपोर्ट्स की, केवल जहां आर्थिक प्रगति या एक मुख्यालय औद्योगिक क्रांति की होती थी, लेकिन आज स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई कि जहां एयरपोर्ट लगता है और जहां प्लेन की कनेक्टिविटी आती है, वहां आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज लोअर सियांग जिले के कांकू अंचल के हीमे विलेज में आयोजित मोपिन उत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय जनजातीय टोलियों के साथ मोपिन नृत्य में भाग लिया और लोगों को मोपिन की शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पासीघाट में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक रैली का शुभारंभ किया। देखो अपना देश के अंतर्गत अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस बाइक रैली में 75 बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत भाजपा की ईटानगर इकाई द्वारा चिंपू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर राज्य के परिवहन मंत्री नाकाप नालो ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जन जागरूकता के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और सबका साथ और सबके विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। कोविड के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा बोलने का तो नहीं, आपसे सीखने आया क्या करना है आगे जाके। हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट को मैं सरकार के ओर से, पब्लिक के ओर से, मेरा अपना ओर से थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशन। ईस्ट सियांग जिले के मबो में भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर चलाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मेडिकल सेल के संयोजक डॉक्टर दांगी परमे ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के साथ ही समय पर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हम लोग 42nd बीजेपी का स्थापना दिवस का तहत एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप यहाँ 39 मबो में आज यहाँ रोमडुम में हुआ है। हम लोग आज टॉपिक ये लिया है कि सर्वाइकल कैंसर का बारे में, क्योंकि पापुम जिले के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने आज यूपिया में जल संसाधन विभाग के परिसर में जल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस वर्ष शुरू हुआ जल शक्ति अभियान कैच द रेन स्कीम के अंतर्गत जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल के संरक्षण के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित करना और इससे जुड़ी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में यह केंद्र सहायक होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत की कहानियों का प्रचार होना चाहिए। गुजरात में माधवपुर घेर उत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह मेला देश के लोगों को आपस में जोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव देश के सुदूर पूर्व को पश्चिमी हिस्सों से जोड़ता है। श्री ठाकुर ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में त्वरित गति से बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास कर रही है। इस अवसर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तथा गुजरात सरकार के मंत्रीगण भी उपस्थित थे। एक मेले की शुरुआत नहीं हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मेला शुरुआत करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का किया है। कैसे किसी चीज को बड़ा किया जा सकता है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को कैसे बचाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। माधवपुर का मेला इससे बड़ा उदाहरण देश में शायद ही कोई हो सकता है। मेरे भाई और बहन, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित की जा रही आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे जालियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे जघन्य घटनाओं में से एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में ये क्रांतिकारी घटना साबित हुई। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार को राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने या नजरबंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे राष्ट्रव्यापी असंतोष फैल गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून बताया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया। 9 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उनकी रिहाई के लिए अगले दिन उपायुक्त के निवास तक मार्च किया। पुलिस ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग ये उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। बैठक में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी।
10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा और अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का आग्रह। जब पुलिस को सूचना मिली तो आतताई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुआ। उसने सैनिकों को लेकर बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी का आदेश दे दिया। लोग बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को निकास द्वार की तरफ गोलीबारी का आदेश दे दिया। 10-15 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी होती रही, जो गोलियां खत्म होने के बाद ही थमी। इस दौरान 1650 से अधिक गोलियों के राउंड दागे गए। जनरल डायर ने 291 लोगों के मारे जाने की बात कही, लेकिन मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित समिति सहित अन्य रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी में 500 से अधिक लोग मारे गए। हत्याकांड की सूचना देश भर में फैल गई और विरोध स्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने किंगहुड की उपाधि वापस कर दी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।